हेलो एवरीवन। तो आज हम केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो पहले कुछ एनसीईआरटी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। केल्विन साइकिल जो पाथवे हम बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पाथवे साइक्लिक मैनर में चलता है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जिनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, केल्विन पाथवे ऑपरेट होता है और वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको कि आप अगर पढ़ रहे हैं कोई भी एनसीईआरटी लाइन और कोई भी लाइन पे आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, तो एनसीईआरटी के मार्जिन आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और वहाँ पे आपको जिस जिस लाइन में दिक्कत है उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपको आगे पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग में और अच्छे से मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल बनता है, तो उस सवाल का मैंने जवाब यहाँ पे लिख लिया साइड में कि वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड। सभी को पता है कि केल्विन साइकिल ही शुगर बनाता है, जो इम्पॉर्टेंट बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहा जाता है। और हमने सबने ये भी समझा है कि केल्विन साइकिल ही ऐसा पाथवे है जो C3 C4 इवन कैम प्लांट में शुगर बना के देता है, जिसके लिए सारे प्लांट C3 पे ही डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होना मतलब शुगर C3 से ही बनता है, ग्लूकोज C3 से बनता है। इसीलिए C3 हो चाहे C4 हो या क्रैसोलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म दिखाने वाले प्लांट हो, ये सारे के सारे प्लांट C3 पे ही निर्भर है। तो यही कहना चाहते हैं वो इस लाइन में कि केल्विन पाथवे ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो जिन जिन जो जो प्लांट है और जो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें जिनमें शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो वो सारे प्लांट C3 फॉलो करते हैं। यही है कहना इस लाइन का। तो हम थोड़ा अगले वाली कुछ लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। केल्विन साइकिल के तीन इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप नंबर 1 कार्बोजाइलेशन, स्टेप नंबर 2 रिडक्शन और स्टेप नंबर 3 रीजनरेशन। तो आगे आने वाली स्लाइड में हमने इसको अच्छे से कवर किया है। अगले वाली स्लाइड में चलते हैं। तो अपना पहला स्टेप है कार्बोजाइलेशन। तो होता क्या है, जैसे हमने सुना कि एटमॉस्फेरिक CO2 RUBP जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट देगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमने क्या कहा, RUBP CO2 को एक्सेप्ट करवाएगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा और पहला स्टेबल इंटरमीडिएट देगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो RUBP के लिए समझते हैं, RUBP का एब्रीविएशन ऐसा है राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर भी कहते हैं C3 साइकिल में, और जो अपना पहला स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट देगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो थोड़ा इस चीज को समझो, ये दो मॉलिक्यूल मैंने क्यों लिखा है। RUBP के कार्बन का काउंट है 5, एटमॉस्फेरिक CO2 के कार्बन का काउंट 1। तो हमारे टोटल जो कार्बन बने यहाँ पे वो है 6। अगर मुझे ये 3 कार्बन का पहला स्टेबल इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो मुझे 6 कार्बन बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है। अगर हम कोई भी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और एंजाइम के बिना रिएक्शन का होना मतलब जैसे खाने में नमक ना हो, इस तरीके की बात है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है, एंजाइम की ग्रेटनेस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एंजाइम का नाम हम बात करें, RUBP कार्बोजाइलेज, जो CO2 की मात्रा ज्यादा होने पे काम करता है। जैसे हमने रूबिस्को का एब्रीविएशन सुना होगा, राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये C स्ट्रैंड करता है कार्बोक्सिलेज के लिए और ये O स्ट्रैंड करता है ऑक्सीजनेज के लिए। तो ये रूबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज ये दोनों के लिए काम कर सकता है, लेकिन एक ही क्राइटेरिया इसके लिए होता है, अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हुई, इफ द CO2 concentration is more, then carboxylase will work, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हुई तो ऑक्सीजनेज विल वर्क। ये सिंपल यही हिसाब किताब होता है रूबिस्को का, और उसी ढंग से उसका एक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलेज काम कर रहे हैं और
RuBP CO2 के साथ फिक्स हो रहा है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अगले वाले स्लाइड में हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 है मेरा रिडक्शन। जैसे हमने कहा कि केल्विन साइकिल डिवाइड होता है 3 स्टेप्स में। पहला होता है कार्बोजाइलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। तो दूसरे स्टेप में होता क्या है, जैसे हमने अभी तक ये पढ़ा है कि 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल हमारे पास है जिनको हमने कहा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट। अभी यहाँ से ये मेरा ग्लूकोज बनाएगा वाया एन इंटरमीडिएट कॉल्ड एज ट्रायोज फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बनाना है तो इसके लिए इसको लगेगा 2 एटीपी मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH पर CO2 मॉलिक्यूल। अभी ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, कहीं पे तो आप नोट करके रखो कि केल्विन साइकिल के डायग्राम के पास एनसीईआरटी में कि अगर मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे केल्विन साइकिल के 6 टर्न जरूरी है। मतलब 6 टर्न होने के बाद ही मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन सकता है। तो इसमें मुझे 6 CO2 मॉलिक्यूल भी लगेंगे, मेरे 6 RuBP भी काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पर CO2 मॉलिक्यूल, पर मतलब एक CO2 के लिए मुझे 2 ATP और 2 NADPH मॉलिक्यूल लगने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली मुझे स्टेप नंबर 2 में 12 ATP लगेंगे और 12 NADPH लगेंगे। मतलब अगर हम हिसाब लगाते हैं तो ये सिर्फ स्टेप नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। आगे जाके स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 है अपना रीजनरेशन। रीजनरेशन में होता क्या है, जैसे हमें पता है कि RuBP क्या कर रहा है, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। हमने क्या सुना पीछे वाले स्लाइड में कि हमें हमारे पास कितने टर्न होते हैं, 6 टर्न, यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स। अगर 6 CO2 है तो हमारे पास RuBP भी उतने ही होने चाहिए। तो RuBP को रीजनरेट करने के लिए अगेन हमें एनर्जी का थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो one more ATP is required in step number 3, that is regeneration। तो वहां पे रीजनरेशन के लिए और एक ATP लगता है। जैसे हमने बोला 6 टर्न, तो हमारे स्टेप नंबर 3 में 6 और ATP लगेंगे। ये प्लीज समझने की कोशिश करो। स्टेप नंबर 2 में हमने बोला कि 12 ATP और 12 NADPH लगेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने कहा कि और 6 ATP लगेंगे। तो ये आगे जाके हम हिसाब किताब पूरा लगा लेंगे कि कितने ATP कितने NADPH है। तो देखो, ये कुछ लास्ट लाइन है एनसीईआरटी की केल्विन साइकिल के डायग्राम के अगले वाले पेज पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, मतलब इन्होंने एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए स्टेप नंबर 1, 2 और 3 तीनों स्टेप को मिला के बोला है 3 ATP लगेंगे। 3 ATP कैसे, जैसे 2 ATP मुझे कहाँ लगेंगे, रिडक्शन में, और 1 मोर ATP मुझे कहाँ लगेगा, 1 मोर ATP विल बी रिक्वायर्ड इन रीजनरेशन। तो कुल मिला के मेरे 2 ATP रिडक्शन में और एक 1 मोर ATP इन रीजनरेशन। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे क्या कहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 molecules of ATP and only 2 molecule of NADPH is required in step number 2, that is reduction। reduction में सिर्फ 2। तो अगर हम कुल चक्कर के बारे में बात करते तो 6 टर्न है। तो उस हिसाब से मेरे टोटल इन एंड आउट का हिसाब लगाते 12 NADPH एंड 18 ATP। 18 ATP को हम कैसे समझाएंगे, 2 ATP प्लस 1 ATP फॉर 1 टर्न, फॉर 1 टर्न। इन स्टेप नंबर मैं अलग अलग थोड़ा इंक से लिखता हूँ। यह है स्टेप नंबर 2 वाला और यह है स्टेप नंबर 3 वाला। तो मेरे एक टर्न के लिए मुझे टोटल एटीपी लगेंगे, एक टर्न के लिए मुझे लगेंगे 3। तो मुझे 6 टर्न के लिए मुझे यहाँ पे लगेंगे 18 ATP। तो ये थोड़ा हिसाब समझ में आना चाहिए। 6 टर्न के लिए मुझे 18 ATP और 6 टर्न के लिए मुझे लगने वाले ऑब्वियसली 6 CO2 मॉलिक्यूल। थोड़ा यही समझने की जरूरत है। तो ये शायद आप पिछले वाली कुछ स्लाइड में ही समझ गए होंगे कि हम इसको इतना ज्यादा क्यों मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये लाइन भी थोड़ा समझने में दिक्कत देती है, तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा इलाबोरेट करता हूँ।
It's probably to meet the difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction. ऐसा क्यों है कि ATP का नंबर ज्यादा और NADPH का नंबर कम? तो अगर आप थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं, याद करते कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला डिफरेंस, नॉन साइक्लिक में मेरा एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच भी बनता है, और साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है। तो यही एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डिफरेंस क्यों है नंबर ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच में, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक वाला सिर्फ एटीपी बनाता है, जो आपको केल्विन साइकिल में यूज होने वाला है। केल्विन साइकिल में यूज होने वाला है, जैसे हमने कहा कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो जो कुछ भी लाइट रिएक्शन से बना हुआ है वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। तो मेरे एटीपी ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेरा एटीपी नॉन साइक्लिक में भी बन रहा है और साइक्लिक में भी बन रहा है, इसी कारण ये डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और इस लाइन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, तो मेरा आपसे एक सिंपल कहना है कि आप जब भी ये लाइन पढ़ रहे हो, तो प्लीज आप थोड़ा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को एक बार देख लो, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने बहुत बार बोला है कि केल्विन साइकिल के टोटल 6 टर्न होते हैं, तो अगर आप इसका एटीपी काउंट करते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा 6CO2, 18 एटीपी और 12 NADPH आपको लगने वाले हैं। अगर आपको ये सारा समझ में आ रहा है तो मैं एक बार साइकिल की मदद से, साइकिल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है उसके मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे बोला, ये मेरा राइबिलोज 1 बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन वाला, ये मेरा 6 कार्बन वाला, तो मेरे टोटल 6 कार्बन हो गए। और मेरा जो फॉस्फोग्लिसरेट, या जिसको मैंने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा, जो 3 कार्बन से बना हुआ है, अगर मैं इनको बैलेंस करता हूँ 6 कार्बन के साथ, तो मेरे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अगर 6 कार्बन को मैं स्प्लिट करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे 2 मॉलिक्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ट्रायोस फॉस्फेट के बारे में भी बात करता हूँ, तो ये भी 3 कार्बन से बना हुआ है, तो इसके भी मेरे 2 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हो, तो जो ये स्टेप है जहाँ पे हम बात करते हैं, RUBP कार्बोजाइलेज नाम का एंजाइम CO2 को फिक्स करवाने के लिए मदद करता है और स्टेबल इंटरमीडिएट मिलता है, जिसको हमने कहा 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड। सॉरी, देखो, तो ये स्टेप नंबर 1 था। मेरा स्टेप नंबर 2 जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और मेरा स्टेप नंबर 3 जहाँ पे मेरा रीजनरेशन हो रहा है। देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, RUBP एटमॉस्फेरिक CO2 6 कार्बन, तो मेरा टोटल अगर बनता है तो मेरा 6 कार्बन का बैलेंस होना चाहिए, तो इसीलिए पीजीए के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो आगे आने वाली स्लाइड में हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में होता क्या है, देखो, अगर हमने बोला कि ये 5 कार्बन का बना हुआ है, ये 1 कार्बन का है, तो ये अगर मेरे 6 कार्बन है और मेरे कितने टर्न होते हैं, टोटल 6 टर्न होते हैं, तो अगर मैं इसी हिसाब से सारा हिसाब लगाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 30 कार्बन हुए, यहाँ पे मेरे 6, तो मेरे यहाँ पे 36 कार्बन इन टोटल। मेरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सिर्फ 3 कार्बन से बना हुआ है, तो मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे, 12 पीजे मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं अगर ऐसे ही हिसाब लगाता हूँ, तो मुझे 12 एटीपी, 12 एडीपी मिलेगा, 12 एनएडीपीएच और 12 एनएडीपी मिलेगा। तो यहाँ पे 12, और मेरा स्टेप नंबर 3 में 6 टर्न के लिए, और एक बार मैं अगर लिखता हूँ तो 6, तो ये हिसाब ऐसा है, मोटा मोटा हिसाब ऐसा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, तो मेरे एटीपी हो गए टोटल 18, और यहाँ पे सिर्फ स्टेप नंबर 2 में 12 NADPH मुझे लगते हैं। तो ये इतना सिंपल सा है सारा कुछ, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि डायग्राम को सामने रख के या डायग्राम को प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए लाइक करवा दीजिए। थैंक यू।